नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये इस रोज खाते में होंगे ट्रांसफर। दरअसल आपको बता दूं, हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। यह रकम 1000 की जगह पर अब 2500 रुपये कर दी गई है। हरदिल अजीज सीएम हेमंत सोरेन चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। आगामी 11 दिसंबर को खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कल्याण विभाग इसकी तैयारी में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। कल्याण विभाग की ओर से मैया सम्मान योजना के तहत अब भी रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। झारखंड में आलू की किल्लत, पश्चिम बंगाल के प्रतिबंध से कीमतों में वृद्धि, उत्तर प्रदेश से आपूर्ति की तलाश। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आलू की सप्लाई पर लगाई रोक जारी रहने के कारण झारखंड के कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इधर आलू को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गंभीरता दिखाते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिया गया था। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत जरूर की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में झारखंड के बाजारों में आलू की सप्लाई जारी रखने के लिए कारोबारियों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर धनबाद के डिब्रूगढ़ में पिछले 5 दिनों से आलू लोड सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। यहाँ सभी ट्रक बंगाल से धनबाद के रास्ते झारखंड की अलग अलग मंडियों में जाना था, पर बंगाल सरकार ने अपने राज्य से जाने वाली आलू के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से धनबाद के बाजार पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राज्य में आलू की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में लोकल बाजार में नए आलू 60 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, जबकि पुराने आलू 35 से 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि बंगाल सरकार ने झारखंड से सटे धनबाद के अलावा पूर्वी सिंहभूम, दुमका और पाकुड़ समेत कई बॉर्डर पर आलू से भरे सैकड़ों ट्रकों को पिछले 5 दिनों से रोक रखा है, जिससे राज्य भर में आलू की किल्लत उत्पन्न हो गई है। 12 लाख बैंक में जमा कराने जा रहा था पेट्रोल पंप मालिक, बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या और पैसे लूटे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के साहिबगंज जिले में सोमवार को अज्ञात अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उससे पैसे लूट लिए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक यह घटना साहिबगंज जिले के ललवा क्षेत्र के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में हुई, जब शालिग्राम मंडल 78 वर्ष से बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मंडल बाइक पर जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और उनके पास मौजूद नगद राशि लूट ली। बरहरवा के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ नितिन खंडेवाल ने बताया कि मंडल के परिजनों ने दावा किया है कि वह करीब 12 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद मंडल को राजमहल के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शालिग्राम मंडल पेट्रोल पंप के 8वां कुछ अन्य व्यवसाय भी चलाते थे। राजधानी रांची में तक्षक नाग का रेस्क्यू। दरअसल आपको बता दूं, राजधानी रांची में रविवार को दुर्लभ प्रजाति का सांप तक्षक नाग आने की ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक मिला है। यह सांप नामकुम में स्थित आरसीएच कार्यालय में दवा के कार्टून के अंदर मिला है। इस तक्षक नाग का रेस्क्यू कर लिया गया है। पिटोरिया के रहने वाले स्नेक रेस्क्यूअर रमेश कुमार महतो ने इसका रेस्क्यू किया है। आपको बता दूं, रमेश महतो ने बताया कि सांप लगभग 3 फीट का था। रमेश ने बताया कि यह सांप दुर्लभ प्रजाति का है और झारखंड में पहली बार इसे रेस्क्यू किया गया है। यह सांप ज्यादातर पठारी क्षेत्र के झाड़ीनुमा जगहों पर पाया जाता है। यह सांप 100 फीट ऊपर से नीचे जंप कर सकता है। आपको बता दूं कि यह जमीन में बहुत कम पाया जाता है, अधिकतर यह पेड़ पर ही रहता है। इसका भोजन मुख्यतः रूप से छिपकली एवं कीड़े मकोड़े होते हैं। यह सांप विलुप्त के कगार पर है। आपको बता दूं कि यह भारत में रेयर कैटेगरी में आता है। इस सांप के जेनेटिक के बारे में रिसर्च होगा, इसलिए इसे बिरसा जैविक उद्यान को सुपुर्द कर दिया गया है। जेएमएम को लिस्ट का इंतजार, कांग्रेस नेता हाईकमान से मिले। कांग्रेस बोली, ना विवाद ना नाराजगी, 9 दिसंबर से पहले होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन को शपथ लिए 5 दिन हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल का पेच कांग्रेस के खेमे में फंसा हुआ है। दिल्ली में सोमवार देर शाम प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द मंत्री पद पर फैसला हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन का संदेश लेकर शनिवार को दिल्ली गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया, जल्द मंत्री पद के मामले को सुलझा लिया जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा, सभी बातें हाईकमान की नजर में है। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चलना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।
वहीं सोमवार दोपहर कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी से मंत्री पद की दावेदारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार विधायक दल के नेता और मंत्री पद को अलग अलग रखना चाहती है, यानी विधायक दल का नेता मंत्री नहीं बनेगा। पार्टी एक साथ सभी पोस्टर पर नेताओं की लिस्ट सौंप सकती है। हजारीबाग में गोलियों की तड़तड़ाहट, पूर्व मुखिया की हत्या से दहला शहर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हजारीबाग शहर में कांग्रेस नेता और कटकमदाग पंचायत के पूर्व मुखिया उदय साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार रात करीब 9:30 बजे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई है। उदय साहब का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। हत्या के एक मामले में वो पहले भी जेल जा चुके थे। जानकारी के मुताबिक उदय साहब अपनी बोलेरो गाड़ी पर हजारीबाग पुलिस लाइन के पीछे झील के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अपराधियों ने घेराबंदी कर उन पर गोलियां बरसाई। एक गोली उनके सिर पर लगी। उन्हें जख्मी हालात में तुरंत हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुन्ना सिंह सहित पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे हैं। जुए में पैसे हारने के बाद मास्क और ग्लव्स पहनकर 50 लाख की चोरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के रामगढ़ जिले में चोरी की एक अनोखी घटना सबको चौंका दिया है। वेब्स होटल के मालिक संजीव चड्डा के घर से उनके पुराने नौकर आकाश धानक ने करीब 50 लाख रुपए की चोरी करी। आरोपी ने इस चोरी को बेहद ही साथी तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन चोर की पहचान उसके लाल रंग के जूते ने उजागर कर दी। यह घटना 28 नंबर की है। होटल मालिक संजीव चड्डा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। इस दौरान आकाश ने उनके घर में घुसकर 20 लाख नगद और 30 लाख के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में चोर ने मास्क और ग्लव्स पहने रखे थे, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। लेकिन जब फुटेज में लाल जूते दिखाई दिए तो परिवार ने पुलिस को बताया कि ऐसे जूते उनका पुराना नौकर आकाश धानक पहनता था। पुलिस ने सुराग मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले में छापेमारी की। आकाश को गिरफ्तार कर उसके घर की छत पर छिपाए बैग से 14,31,000 रुपए कैश और चोरी किए गए गहने बरामद किए। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि आकाश ने 8 वर्षों तक उनके घर में काम किया था। हाल ही में उसने जुए में पैसे हारने के बाद चोरी की योजना बनाई। पीड़ित संजीव चड्डा ने पुलिस की तत्परता से अपनी संपत्ति वापस मिलने पर उनका आभार व्यक्त किया और टीम को बुक व शॉल देकर सम्मानित किया। मैया सम्मान योजना के लिए लग रही है लंबी लाइनें। दरअसल आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालय में भीड़ लगी रही। सोमवार को शहर के आसपास के सारे अंचल कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगी रही। आपको बता दूं कि महिलाओं के साथ पुरुष भी कतार में खड़े दिखे। वे अपने महिला रिश्तेदार का आवेदन लेकर पहुंचे थे। हेहल व आरगोड़ा अंचल कार्यालय में महिलाओं की लंबी लाइन थी। सुबह 10 बजे से हेहल अंचल कार्यालय खुलने से पहले ही महिलाएं पहुंच गई थी। आपको बता दूं कि शाम 5 बजे तक यहाँ लंबी लाइन लगी रही। पुरुषों की भी लंबी लाइन दिखी। यही हाल आरगोड़ा व बड़गाई अंचल कार्यालय का रहा। यहां भी महिलाओं की भीड़ लगी रही। आपको बता दूं कि लाइन में लगी महिलाओं ने बताया कि उन्हें शुरू में महिला सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन दूसरे माह से खाता में पैसा नहीं आया। प्रज्ञा केंद्र व बैंकों में अंचल कार्यालय जाने की सलाह दी गई, इसलिए वे यहां स्थिति पता करने पहुंची है। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया था, पर हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई थी, इसलिए हार्ड कॉपी जमा कर अपडेट कराने पहुंची थी। सीएम हेमंत सोरेन से मिले इरफान अंसारी और संजीव सरदार, जीत की दी बधाई। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को विधायक इरफान अंसारी और संजीव सरदार ने मुलाकात की। दोनों ने जेएमएम और इंडिया गठबंधन की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन को बधाई दी। बता दें कि इससे पहले रांची कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सोमवार को प्रधान सचिव और एडीजी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। बता दें कि प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता की सीएम हेमंत सोरेन के साथ यह एक शिष्टाचार भेंट थी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। उन्होंने कहा था कि यदि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाती है तो समाज का पतन होना निश्चित हो जाएगा। उनके इस बयान को लेकर सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। और वहीं बाबूलाल मरांडी ने IANS से कहा है कि मोहन भागवत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, 2-3 बच्चे तो होने ही चाहिए, अगर 2 भी होंगे
तो बराबर हो जाएगा। भागवत ने यह बयान देश के हित में दिया है। मीडिया कर्मियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप लोग रिपोर्ट को ठीक से पढ़िए और लोगों को इस पर सही जानकारी दीजिए। भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संघ प्रमुख का बयान समाज में नफरत फैलाने का एक और प्रयास है। उन्होंने इस बयान को विवादास्पद और सांप्रदायिकता से प्रेरित बताया। ओवैसी ने मोहन भागवत पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे बयान केवल देश में असंतोष और विवाद को बढ़ावा देता है। और वहीं बाबूलाल मरांडी ने ओवैसी के इस बयान पर कहा कि यह तो एक रिपोर्ट है जो विशेषज्ञों ने तैयार की है। टोपी वाले लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं और हैदराबाद के टोपी वाले को संघ के खिलाफ बोलने का एक शौक रहता है। वह जो भी बोलते हैं केवल विवाद खड़ा करने के लिए बोलते हैं। ओवैसी को केवल संघ के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए, जबकि मोहन भागवत का बयान सिर्फ वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से था। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने नागपुर में एक आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि पर कहा था कि यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाती है तो समाज का पतन होना निश्चित हो जाएगा। रांची डीसी मंजूनाथ भजंती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंती की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रांची डीसी की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। बता दें कि रांची उपायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। रांची डीसी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखे जाने का आदेश है। उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय से उस आदेश को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंती के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील की याचिका स्वीकार की थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंजूनाथ भजंती को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान उन्हें आनंद फानन में रांची डीसी के पद से हटाया गया था। साथ ही उनके स्थान पर वरुण रंजन रांची डीसी के पद पर पदस्थापित हुए थे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने वापस मंजूनाथ भजंती को रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों की कांग्रेस करेगी समीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हारी है उन सीटों पर कांग्रेस समीक्षा करेगी। किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन सीटों पर शिकस्त खाए हैं। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी के निर्देश पर उन सीटों पर समीक्षा हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस जनों की जिलावार समिति का गठन किया गया है, जो जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, प्रखंड मंडल के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी एवं जिला के अग्रणी संगठन विभाग के लोगों के साथ बैठक कर हार की कारणों की समीक्षा करेगी। इस चुनाव में 14 सीटों में मिले हार का कारण जानने के लिए पार्टी अलकमान ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड में अब आवास योजना 4.5 लाख घरों का लक्ष्य प्रगति धीमी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने अब आवास योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को 3 कमरों वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक केवल 66.79% यानी कि 3,574 आवासीय अभी तक स्वीकृत हो पाए हैं, जबकि मात्र 44.27 लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 2240 मकान यानी कि 1.12% ही पूरे हो सके हैं। आपको बता दूं कि चालू वर्ष में निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 2919 मकानों का काम पूरा हुआ है। योजना के लाभुकों के चयन में सबसे पिछड़ी जिला में रांची, देवघर और गोड्डा शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और चुनाव कार्यों में व्यस्त रहने के कारण इन जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के सुस्ती अफसरों की कार्यशैली बयां करती है। सरकार अब लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित करने की तैयारी में है। योजना में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अगले वर्ष में लक्ष्य हासिल करने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने की हिदायत विभाग के स्तर पर दी गई है। खूंटी के कर्रा में PLFI उग्रवादियों ने 3 वाहनों में लगाई आग। दरअसल आपको बता दूं, जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के लोधमा रेलवे स्टेशन के पास PLFI उग्रवादियों ने 2 स्थानों पर पर्चा साधा। वहीं चांदापारा गांव के पास रेलवे अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कर रही कंपनी के 3 वाहनों में आग लगाने का प्रयास किया गया। यह घटना रविवार देर रात हुई है। हालांकि वाहनों में आग लगाते समय मजदूरों ने देख लिया, जिससे समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे वाहनों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर कर्रा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पर्चा जब्त कर लिया है।
गढ़वा विधायक के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। केदार मंदिर जा रहे थे अनंत प्रताप देव, अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। दरअसल आपको बता दूं, गढ़वा के नवनिर्वाचित विधायक अनंत प्रताप देव के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई। इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं लगी है। हादसा तब हुआ जब विधायक अनंत प्रताप देव अपने समर्थकों के साथ 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के साथ केदार मंदिर पूजा करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इनमें से 3 गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा भवनाथपुर वन डिपो के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ियां काफी तेज गति से जा रही थी। इसी दौरान काफिले में एक और गाड़ी घुस रही थी। तभी पीछे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। विधायक अनंत प्रताप देव और उनके काफिले के अन्य सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, आज आएगा फैसला। दरअसल आपको बता दूं, टेंडर घोटाला मामले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हो गई है। सोमवार को ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में अब मंगलवार यानी कि आज अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुका है।